नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए सभी के सभी जो कि सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, ट्रेट, बिहार टेट, केबीएस, एनबीएस, पंजाब टेट, सभी परीक्षा में जो भी टीचिंग से एग्जाम रिलेटेड परीक्षा होती है उन सभी का जो निचोड़ है वो सब आपको इन प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा। जो भी ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, यदि आपने ये कंप्लीट कर लिए तो पर्यावरण का आपसे कोई सा मतलब मैं 30 में से यदि आप बात करेंगे 30 में से 100% आप 25 तो क्वेश्चन सही करके ही उसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चन पूछ लिए तो करंट की जो परियोजना हो जाती है उस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 तो आपके 100% है, लेकिन यदि आप करंट पर देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जल संवर्धन वाली, यदि उन पर भी आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है तो 25-30 में से आप 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको इनको हल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पर्यावरण की परिभाषा। देखो, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब उसमें ऑप्शन में क्या ना दिया हो, बायोटिक एवं एबायोटिक शब्द ना दिया हो, तब होगा क्या होगा, आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण होगा। ठीक है, वो तो होता है, लेकिन जब आपको ऐसी परिभाषा दी जाए, पर्यावरण क्या है, बायोटिक एवं एबायोटिक घटक है, मतलब में जितने भी जीवित हैं और निर्जीव हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के घटक ले लो, चाहे पर्यावरण में, चाहे कृषि से संबंधित हो, खेती किसानी से, पानी से, या फिर किसी जीवन से संबंधित हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ क्या हो जाता है, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए मेघ बीजन के लिए जो रसायन उपयोग किया जाता है वो कौन सा रसायन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद रखना है, कृत्रिम वर्षा आप जानते हैं कि मतलब जब वर्षा नहीं होती है तो बारिश करवाई जाती है, तो उसके लिए क्या, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब आप इसकी बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की, तो उसमें सिल्वर आयोडाइड जो है मुख्य रूप से सही होता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, आप बड़े अच्छे से देखिए क्वेश्चन है, इसको इसके बाद अच्छे से समझने के बाद ही इसको कीजिए। क्या है, हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का क्या उपभोक्ता कौन सा होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो होगा। ठीक है, यदि बात करूं इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की, तो प्रथम श्रेणी में यहाँ पर हाथी जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, और बकरी भी क्या है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। क्यों, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं उत्पादक, और उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता। अब हाथी को और बकरी को ये मतलब ये तो हो जाएगा, मतलब शेर खाता है, लेकिन इसके पहले एक ऑप्शन और है आपके पास, सांप जो है, जब आप देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, उसमें आपको सांप जो होता है उन कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो शेर तो उनको भी खाता, मनुष्य को भी खाता है, मनुष्य तो क्या हो जाएगा, द्वितीय मनुष्य क्या कौन सा है, जो सबसे पहले आप देखोगे तो क्या होगा, यदि शेर के देखो तो शेर क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी, मनुष्यों को भी खा जाता है शेर, मनुष्यों को देखा होगा आपने, खाता है मनुष्य, और मनुष्य तो होते हैं सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी का जो हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का होगा, क्योंकि कीट पतंगे जो होते हैं वो इसको वनस्पति को खाते हैं, और वनस्पति को सांप खाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा दूसरा, 12 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, वो देखिए, वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो है तालाब। इसका सही जवाब कौन सा है, तालाब है, इसका सही जवाब दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कहते हैं। जो अन्य मृत जंतुओं पर, क्या लिखा है, जो अन्य मृत जंतुओं पर, क्या है, मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोरस। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए, यदि आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है तो थ्योरी सेक्शन में मैंने हर एक चीज़ बताई है, जब आपको पूरी थ्योरी करवाया, एमपीटेट के हिसाब से भी करवाया है, और पूरा पूरा ऐसा लेके चला हूँ ताकि सीटेट और यूपीटेट हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्कैवेंजर जो होते हैं वो ऐसे जो जीव जंतु होते हैं स्कैवेंजर, जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। मृत जीव जंतु तथा जैसे मृत पेड़ पौधे होते हैं पर अपना जीवन निर्वाहित करते हैं। इनके यदि उदाहरण की बात करूँ तो एक उदाहरण आपको मिल जाता है, मक्खी, क्या होता है,
मक्खी होता है। और यदि और बात करूँ इसकी तो एक उदाहरण और आपको मिल जाता है गिद्ध। ये क्या होते हैं जो सब मृत पर, मरे हुए जीव जंतुओं पर या फिर पेड़ पौधों पर निर्वाह करते। मक्खी को भी देखा होगा, वो गिद्ध भी आपने देखा होगा हमेशा पेड़ मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से यदि गिद्ध की बात करूँ तो सफाई वाले जानवर की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि यदि पर्यावरण में हर एक चीज़ मरी पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, उसको सफाई करने वाला भी तो चाहिए है। ठीक है, तो इस सही जवाब कौन सा है उसका, इसके व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक, पृथ्वी का अपमार्जक का मतलब जानते हो कि अपमार्जक जैसे कि आप नाम से ही उसके उच्चारित होता है कि उसने कुछ ना कुछ उसको साफ सफाई करने वाला या फिर कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो अपमार्जक यदि कहा जाता है तो उसको कहा जाता है ऐसे जीव जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जीव जंतुओं को पदार्थों को खा करके निर्वाह करते हैं। जैसे कि स्कैवेंजर अभी उदाहरण दिया था मैंने, तो इसमें क्या है जीवाणु और कवक, इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला है। अपमार्जक, उपमार्जक क्या है, आप यहाँ पर उपमार्जक लिखा लेकिन सही क्या लिखा होना चाहिए, अपमार्जक होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग के कारण मिस्टेक है। ठीक है, पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक घटक कौन सा होता है, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था इस प्रकार से। ठीक है, तो जैविक घटक मतलब ऐसे जीव, ऐसे घटक जिनमें जैविकीय क्रियाएं होती हैं। अब जैविकीय क्रियाएं क्या होती हैं? तो जैविकीय क्रियाएं वे होती हैं जैसे कि वो जल, वायु तथा मृदा से घटक, जल वायु जिससे उत्पादन की क्षमता होती है, जिनमें सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जैविक घटक कहलाते हैं। वृद्धि होती है उनकी। पादप, मृदा, वायु, जल। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है, पादप। पादप एक ऐसे घटक हैं जिनमें क्या श्वास भी होती है, वृद्धि भी होती है और अन्य क्रियाएं जो उसमें पाई जाती हैं, तो जैविक घटक कहा जाएगा। ठीक है, बाकी मृदा, वायु, जल जो क्या हो जाएंगे, आपके अजैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण है, मतलब सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यदि इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका है? 78% आपका है, काय का, नाइट्रोजन का 78%। और हाइड्रोजन का यदि बात करूं तो हाइड्रोजन का आपको बहुत ही कम है, 0.001% हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का 21% ही मिल सकता है, 21% नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा कितना, 20.95% आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा आपको जे, और जे इसका नहीं है, इसका जे नहीं है, इसका है जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है आपका 0.03%, 0.03% जी कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत ज़रूरी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछा। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन जो होता है आपको या तो 21% मिल सकता है ऑप्शन में, 21% नहीं मिलेगा तो 20.95% मिलेगा। ठीक है, जी है, ये जे मिलेगा तो लगभग में दिया होता है बहुत बार, नहीं तो मोस्टली जे ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, द नाइट्रोजन का सांद्रण सबसे अधिक है, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे वातावरण में। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा उसका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जीवीय कारक नहीं है? देखो इसके पहले क्वेश्चन पूछा जीवीय जैविक घटक है, इसमें जीवीय कारक नहीं है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर चट्टान। तो जीवीय कारक वो होते हैं जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं उसमें पाई जाती हैं, वो होता है जीवीय कारक। तो उसकी श्रेणी में जो नहीं है वो क्या है, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इसके बाद में उसका जवाब दीजिए। तो नहीं है क्या, चट्टान। चट्टान जो होती है इसमें कोई सी भी ऐसी क्रिया नहीं पाई जाती है जिसको हम कह सकें कि जीवों में वो क्रिया पाई जाती है, ना कि श्वसन होता है, ना निषेचन होता है, ना उत्सर्जन होता है, ये सब क्रियाएं उसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकता है, आपको बाल विकास में मिल सकता है, आपको पर्यावरण में तो मिलता है और दूसरे सब्जेक्ट ही मिल सकता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। क्या है, 3 प्रकार के आर हैं। इन आर का मतलब क्या होता है? ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संचरण या फिर पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः संरचना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीधे आपको ऑप्शन की दृष्टि से दिखाता हूँ। इसमें लिखे हुए मैंने ऑप्शन थोड़ा सा क्या, देखो यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो जरूर नहीं सिर्फ आपको आंसर पता हो, उसके जो भी फैक्ट हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो 1992 पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, भारत का जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसने ये 3R की नीति अपनाई थी। क्या, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कम उपयोग,
क्या करना है, कम उपयोग करना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, सा है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, तो ये इसके सही जवाब है। ठीक है, इसका जो तीसरा जवाब है सही, कम उपयोग करना है, उसके बाद में पुनः चक्रण करना है, उसके बाद में पुनः उपयोग करना है, तो इसका सही जवाब है 3R की आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि 3R का मतलब रिड्यूस, रिसाइकल और फिर बाद में रीयूज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रीयूज सबसे लास्ट में आएगा और रिसाइकल जो होगा बीच में आएगा, रिड्यूज मतलब में कम उपयोग करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ पर होगा, उत्पादक से अपघटक को, या फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जब एक मेंढक, मेंढक क्या होता है और टिड्डा क्या होता है, आप जानते हैं कि टिड्डा जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। टिड्डा क्या खाता है, घास फूस को खाता है, तो जब प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, तो जब टिड्डे को मेंढक खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, इसका जो एक नियम है 10% का नियम है, वो लिंडेमान ने दिया था। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति 100 कैलोरी ऊर्जा खाता है, तो यदि इस व्यक्ति को कोई खाएगा तो उसको सिर्फ 10% ही ऊर्जा इसकी स्थानांतरित होगी। ठीक है, यदि इस व्यक्ति की 10% ऊर्जा को यदि कोई खाएगा तो इसका सिर्फ 10% कितना होगा, 10 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यदि आप यहाँ पर एक श्रेणी देखेंगे, यदि 1000 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट व्यक्ति ने इतनी खाई है, तो दूसरे व्यक्ति को इससे कितने मिलेगी, सिर्फ 100 कैलोरी मिलेगी। इसने इसका 10% कितना होगा, 1000 का 10% 100 होगा। ठीक है, अब इसका 10% कितना होगा, 10 होगा, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है। ये नियम पूछा जाता है, किसने दिया है, तो लिंडेमान ने दिया था। और कितना ऊर्जा परसेंट स्थानांतरित होती है, तो 10% स्थानांतरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, वो है आपका समुद्र। समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यदि बात करूँ सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र की, तो वो जैसे आप देखते हैं एक्वेरियम आप रखे होते हैं घर में, एक्वेरियम जो है वो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, या फिर सीधे सीधे सबसे छोटा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उसको उदाहरण मान सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, उसके हिसाब से भी हो सकता है छोटा बड़ा, के मतलब में 4 ऑप्शन यदि कृत्रिम दिया है लेकिन उसमें एक्वेरियम नहीं है, तालाब है आपके, झील है, ये सब दिया हुआ है, तो उसमें एक्वेरियम नहीं होगा, उसमें क्या होगा, तालाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संसाधन एक खाली स्थान संकल्पना है। कैसी संकल्पना है, धनात्मक संकल्पना, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव पर्यावरण संबंध एक ऐसी संकल्पना है, धनात्मक संकल्पना है। क्यों है धनात्मक संकल्पना, इसकी वजह है कि जब भी आप देखते हैं कि मानव पर्यावरण के लिए क्या है, पहली बात तो मानव जो है वो एक प्रकृति का घटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, एक प्रकार से भौतिक भी घटक कह सकते हैं, भौतिक पर्यावरण के जैविक घटक के महत्वपूर्ण भाग के रूप में गिना जाता है मानव को। ठीक है, और साथ ही साथ में वो क्या है, एक पर्यावरणीय कारक भी है, जो पर्यावरणीय फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे प्रदूषण जो होते हैं मानव करता है, जैसे कि पेड़ पौधों की कटाई करता है, डीजल गाड़ियाँ चलाता है, उससे प्रदूषण होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14वां क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हमारे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या फिर वे मृदा से जुड़े होते हैं, या फिर वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर उनमें जड़ें पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। क्यों होते हैं हरे पादप, इसकी वजह है कि जो हरे पादप होते हैं वो सूर्य से जो भी रोशनी आती है उससे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, वो उससे भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों से बाकी सभी को भोजन मिलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सा इसका सही जवाब होगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो भी वायु वो किरण होती है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको स्थिरीकृत करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। यदि किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। और ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर ये सभी। तो देखो क्वेश्चन जो है
इसका सही जवाब कौन सा है? ये सभी है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, इसमें ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, ठीक है। लेकिन यदि मैं पूछूं मुख्य रूप से कौन सहायक है, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सहायक है, मुख्य रूप से यदि आ जाए ह्यूमस निर्माण में मुख्य रूप से कौन सहायक है, कौन की जगह मुख्य रूप निर्माण में, यहाँ पर यदि इसको घुसेड़ दूं मैं मुख्य रूप से कौन सहायक है, तो इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका आंसर चेंज होकर के क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। यदि नहीं पता है आपको तो ये उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि मुख्य रूप से पूछा गया। यदि निर्माण में सहायक है तो सभी सहायक है, उत्पादक भी सहायक होते हैं, अपघटक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, तो सभी है। लेकिन मुख्य रूप से कौन सहायक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। इसके बाद में जिसका भी सही जवाब होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो सबसे पहले उसी का जवाब दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।